ब्रोई हाइपोथेसिस डिफिकल्ट लगता है? इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। So hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is तापुर उमर, your chemistry educator, your miss exception and मैं आ चुकी हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें हम फटाफट से वीडियो में समझेंगे डी ब्रोई हाइपोथेसिस के बारे में एंड इस कॉन्सेप्ट को करेंगे पूरी तरीके से क्लियर, यानी कि बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से सुनना। हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मैक्स प्लैंक, और साथ ही साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन भी। ये स्टडी कर रहे थे लाइट के बिहेवियर के बारे में। इनके हिसाब से लाइट जो एक वेव नेचर शो करती है, जो बहुत जनरली हम बात सुना करते हैं, वही लाइट एक पार्टिकल बिहेवियर भी शो कर सकती है। मतलब इस लाइट का डुअल नेचर इन्होंने बताने की कोशिश करी थी। तो अगर हम लाइट का डिफ्रैक्शन कर दे तो लाइट हमें वेव वाले नेचर दिखा रही थी, और इसी लाइट को अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शो करें तो ये फोटोन नेचर दिखा रही थी। यानी कि लाइट एक छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। लाइट को एग्जैक्ट वेव की तरह भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ ये वेव में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिन्हें हम फिजिक्स में बहुत कॉमनली बुलाते हैं फोटोन के नाम से। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रही थी। मतलब अगर ये हम किसी मेटल प्लेट में हिट करवाएंगे इस लाइट को, तो ये उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या समझाया कि ये जो लाइट है ना, ये शो कर रही है डुअल नेचर। लाइट का डुअल नेचर, लाइट हमारी अगर हम बोल रहे हैं एक वेव की तरह वर्क कर रही है, तो ये एक पार्टिकल की तरह भी वर्क कर रही है। लाइट का डुअल बिहेवियर है यानी कि। ठीक है, और इन्होंने इसके लिए एक बात भी बोली कि अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो ये निकल सकती है v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा से। यहां पे v क्या है? इसी की स्पीड है ना, एंड ये जो हमारा f है ये है फ्रीक्वेंसी एंड जो लैम्डा है वो है इसकी वेवलेंथ। अच्छा, अगर वेवलेंथ नहीं पता तो यार याद रखना, जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी वेवलेंथ, एंड एक सेकेंड में जितनी वेव पास कर रही है वो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ जी मैम। अब यहां से इन्होंने इस लाइट के बारे में और बातें बताई। इन्होंने कहा अगर ओवरऑल आप एनर्जी निकालोगे तो आप बोलोगे E इक्वल्स टू एच इंटू जो भी फ्रीक्वेंसी है। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रख दूं, वहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं E इक्वल्स टू H इंटू V अपॉन लैम्डा। ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे वापस से, क्योंकि हमें तो इसको रिलेट करना है डी ब्रोई हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझाई जा रही थी। ठीक है मैम, समझ गए हम। यहाँ पे H क्या है? दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अगेन हम अभी आगे समझेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, है ना, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, गामा रेज हो गई, जो हमारी लाइट है, वो सारे के सारे दो नेचर शो करते हैं। मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स में पढ़ा डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब हमारे एक केमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यार एक सेकेंड, ऐसा भेदभाव क्यों? जो आपकी लाइट है यानी कि जो फोटोन है वो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है ना, यानी कि उसका मास बहुत कम होगा और वो नियरली स्पीड ऑफ लाइट की तरह चल रही है। हाँ जी मैम, समझ गए हम। तो इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है हमारे केमिस्ट्री में वो बड़ा छोटा सा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, तो क्या हम उसको पार्टिकल बोल रहे हैं तो क्या वो वेव भी बन सकता है? भाई आप लाइट जो वेव है उसे बोल रहे हो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है क्या वो एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है? और ये एक तरीके से इन्होंने एक थ्योरी नहीं दी, इन्होंने ये क्वेश्चन किया, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूछा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी एंड इसको सोचा, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया डी ब्रोई हाइपोथेसिस। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस है, सोची हुई बात है। वैसे ये आगे चल के सही भी प्रूव हुई, बट अभी ये सोची हुई बात है। तो ये जो हमारे डी ब्रोई थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बोला। इन्होंने बोला जितने भी हमारे, इनफैक्ट स्टार्टिंग तो ये इलेक्ट्रॉन से कर रहे थे, पर बाद में इन्होंने सारे मूविंग मटेरियल में ये बात लगा दी कि जितने भी हमारे मूविंग मटेरियल हैं वो वेव की तरह और उसी टाइम पे एक पार्टिकल की तरह भी काम कर सकते हैं। वापस से मैम, लाइट अगर एक वेव होके पार्टिकल का नेचर शो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होके वेव का नेचर भी शो कर सकता है। बस यही है डी ब्रोई हाइपोथेसिस। ठीक है मैम, समझ गए भाई हम। एवरी मूविंग मटेरियल हैव पार्टिकल इज कनेक्टेड विद अ वेव। तो आप अगर बोल रहे हो कि लाइट जो हर बार वेव है वो पार्टिकल भी है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन या हमारा कोई मूविंग मटेरियल जो है, जो हमारे जितने भी मटेरियल है इस दुनिया के, हमने बोल दिया, वो जो मूविंग बिहेवियर शो कर रहे हैं अगर वो पार्टिकल की तरह है तो वही हमारे वेव भी नेचर शो कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, बट ये सुनने में तो बड़ी अजीब सी बात लगी, तो हमने बोला आप कुछ प्रूफ कर सकते हो? तो इन्होंने बोला हाँ, हम अपनी इक्वेशन दे सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी निकल के आएगा, यानी कि अच्छा वहां से E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा भी निकल के आ रहा था। ठीक है,
यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे जो c है, क्योंकि आप लाइट की बात कर रहे हो तो जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू c रखोगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाय लैम्डा की जगह c बाय लैम्डा हो जाएगा, तो hc बाय लैम्डा आ सकता है, विच इज इन अगेन ये हमारी एनर्जी है, लाइट वगैरह की बात चल रही है, ठीक है, जो हम अपने क्वांटाइजेशन कंडीशन में पढ़ते हैं। बट डी ब्रोई के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि मैं भी बता सकता हूं वेवलेंथ होता है h अपॉन मोमेंटम। इनके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो h अपॉन मोमेंटम होगा। h अपॉन मोमेंटम का मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। यहाँ पे p होता है मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। h होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब इन्होंने एक वेव इक्वेशन दे दी एक तरीके से, इनके अकॉर्डिंग जो वेव लेंथ है हम भी बता सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बड़ा कम है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे मैम इट इज वेरी स्मॉल, 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम के आसपास है। अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन की आपसे स्पीड पूछ लूं तो स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है 2.18 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड नहीं है, पर नियरली बराबर है। तो अगर आप लाइट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा रहे हो तो हम अपने इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन इन्होंने करी, पर बाद में इन्होंने बोला हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम ये बात लगाएंगे। तो डी ब्रोई का हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों नेचर है हमारे मैटर के पास। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय m इंटू वी, m होता है मास, v होता है वेलोसिटी, इसकी जगह आप ओवरऑल p भी लिख सकते हो विच इज मोमेंटम, h होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, एंड लैम्डा होता है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की सोचो वेवलेंथ निकाल सकते हो, मतलब एक कार जा रही है, एक बॉल फेंक रहे हो आप, ये सारी चीजें वेव नेचर भी शो कर रही है। मतलब आप सोच रहे हो एक पार्टिकल है पर वो वेव भी है, ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी से लिख देते हैं, तो याद कर लो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम, ठीक है। वैसे इसको इस तरीके से ना देखते हुए पी का फॉर्मूला लिख सकते हो आप, क्योंकि वहां पे कई बार ऐसा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी दे दे, तो मोमेंटम यहाँ पे जो आप पी की वैल्यू रखोगे वो बोलोगे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कभी काइनेटिक एनर्जी से कंफ्यूज करें तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। नाउ इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होता है किसी भी मैटर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसके लीनियर मोमेंटम का, या जिसे आप बोल सकते हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का, या आप उसे बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास इंटू वेलोसिटी का, ठीक है भाई, समझ गए मैम हम ये बात। तो डी ब्रोई का जो हाइपोथेसिस था, ये जो रिलेशन था, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, जो हम बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं लो भाई हर जगह लगा सकते हो, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में भी लगा सकते हो, तुम भी वेव की तरह दिख सकते हो, मैं भी वेव हो सकता हूं, सारी चीजें वेव की तरह हो सकती हैं। इक्वेशन से इन्होंने ये सारी चीजें यूज करके बोला कि यार वेव की बिहेवियर दिखा रहा है हमारा मैटर, ठीक है मैम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है अगर वो डुअल नेचर शो कर रही हैं तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन भी, हमारे ये मैटर भी डुअल नेचर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैम एक बात बताइए, ये हाइपोथेसिस सही है जो आप बोल रहे हो आगे चल के सही निकलेगा, तो आप कार को देख क्यों नहीं सकते वेव की तरह? ये तो वेव की तरह दिखती ही नहीं है भाई, कार तेज से भी चली जाएगी तो आप क्या बोल रहे हो वेव की तरह लगेगी, वो तो एक मैटर है, पार्टिकल है। तो मैंने बोला हाँ सही बात बोल रहे हो, पर डी ब्रोई जी ने बोला समझो मेरी बात को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वेव है या पार्टिकल है, मैं बोल रहा हूं ये दोनों है, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब इनकी अगर आप इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, विच मीन्स कि जो हमारा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब इन्होंने बोला कि कार, बॉल, मैं, आप, हम सबका मास बहुत ज्यादा होता है, हम सबका मास बड़ा ज्यादा होता है, और इसकी वजह से हम सबकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और इसी वजह से वो वेव की तरह हमें दिखते नहीं है। Why we cannot observe these cars as a wave? Because the wavelength of the motion is very small, 10 की पावर -24 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -31 एंगस्ट्रॉम, तो इतनी छोटी वैल्यू होती है कि वो आपको दिखती नहीं है, पर वैल्यू तो होती है, वेवलेंथ तो है, देखो वो इतनी कम है कि आपको वेव जैसे दिख नहीं रहे हैं हम आप पार्टिकल्स, लेकिन उन सभी में वेव नेचर है। तो ये होता है डी ब्रोई हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात है यार, अगर तुमने कह दिया लाइट जो एक वेव है वो पार्टिकल है, तो हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो एक वेव है, या हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट या अपना मैटर, ठीक है भाई। अच्छा,
ये एक हाइपोथेसिस तो था, बट बाद में हमारे डेविसन एंड जर्मर ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया डिफ्रैक्शन का, जिसकी वजह से इन्होंने प्रूव कर दिया भाई कि ये बात जो डी ब्रोई जी कह रहे हैं वो एकदम सही है, परफेक्टली सही बात है ये, ठीक है। तो जोसेफ डेविसन एंड लेस्टर हाल्बर्ट जर्मर परफॉर्म किया इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो कि है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से, है ना। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शो किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को हिट कराया, है ना। और वैसे ये आपके में एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली नहीं है, बट आपको ये नाम याद होना चाहिए कि डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव किया था डी ब्रोई हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है भाई। तो ये था पूरा डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम एंड एन इलेक्ट्रॉन बोथ ट्रैवल विद द वेलोसिटी दिस। तो हमारे पास एक बुलेट है एंड हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए बोल रहा है बुलेट का मास है 40 ग्राम, है ना। अच्छा हमें गिवन नहीं है, पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसे भी आप कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में, 10 की पावर -3 किलोग्राम। दोनों की जो वेलोसिटी है वो गिवन है, v इज इक्वल्स टू, दोनों के लिए है 1100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वॉट वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड विद देम, यानी कि दोनों के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि बुलेट की लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि मास ज्यादा है, एंड इलेक्ट्रॉन के लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे सॉल्व करेंगे? लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, अगेन h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। इसको मैं फर्स्ट बोल दे रही हूँ, इसको मैं सेकेंड बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो फॉर बुलेट अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगी तो मैं बोलूंगी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। अगर डायरेक्ट मोमेंटम गिवन होता तो हम वो भी कर सकते थे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी गिवन होती तो हम तो भी कर सकते थे ये क्वेश्चन को। लैम्डा इज इक्वल्स टू h होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास कितना है बुलेट के लिए 40 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, और वेलोसिटी है 1100। एंड अगर मैं बात करूंगी फॉर इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी अगेन, है ना। यहां पे लैम्डा है 6.626 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 से। तो इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। आपको चैट बॉक्स में बताना है इन दोनों के आंसर्स, एंड आंसर में जो भी आपका आंसर निकलेगा ऑफ कोर्स उस आंसर में क्या होगा मैम, सिंपल सी बात है, कौन सा वाला ज्यादा आने वाला है मैम, बुलेट का आंसर जो है वो फॉर श्योर ज्यादा आने वाला है। जो हमारे बुलेट का आंसर है वो फॉर श्योर मैम ज्यादा आने वाला है ना। क्यों ज्यादा आने वाला है? क्योंकि वो शो करेगा हमारा कि यार उसका मास ज्यादा है, और जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी, उल्टा बोल दिया शायद मैंने ना, ज्यादा नहीं आने वाला है, कम आने वाला है। तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी और ये वैल्यू थोड़ी सी लार्ज आएगी, और तभी तो हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं और दूसरे की वैल्यू नहीं देख सकते, है ना। एग्जैक्टली, ठीक है। आप चाहो तो आप लिख सकते हो, एक किसी का आंसर मैं लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन का आंसर आएगा 6.623 इंटू 10 की पावर -7 के आसपास मीटर, ठीक है, -7 के आसपास, अराउंड ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। एंड जब आप बात करोगे बुलेट की तो बुलेट के लिए आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा ये तो हम समझ गए मैम। बाद में पूछ रहा है व्हाई द वेव नेचर ऑफ बुलेट कैन नॉट बी रिवील्ड यूजिंग डिफ्रैक्शन इफेक्ट। वेव नेचर ऑफ बुलेट क्यों नहीं दिखा सकते आप डिफ्रैक्शन इफेक्ट से? क्योंकि उसकी लैम्डा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटी वेवलेंथ आएगी, इतनी छोटी वेवलेंथ आएगी तो वो डिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट इतनी जल्दी शो नहीं कर पाएगी। सो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट डी ब्रोई हाइपोथेसिस। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा परफेक्टली क्लियर। अगर हो गया तो चैट बॉक्स में लिखे बिना मत जाना, ठीक है, क्लियर लिख देना, विच मीन्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या होगा ये तो आपको ही चैट बॉक्स में मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कमेंट में क्लियर लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए लिख जरूर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।